अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आज हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन को। तो अब कंपोनेंट लेवल को हम देखा जाए तो इसके लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि हम जो कंपोनेंट्स के किसी सॉफ्टवेयर के होते हैं उसको लेवल वाइज डिज़ाइन करना होता है। तो इसमें यह है कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन ना एक डिटेल डिज़ाइन प्रोसेस होता है जो हर एक सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट या उसके मॉड्यूल को ना सही से स्ट्रक्चर देता है। और इस डिज़ाइन में हर कंपोनेंट की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो उसका जो इंटरफेस होता है, जो इंटरेक्शन होती है ना, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें कि एक कंपोनेंट हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ये और तीसरा ये। अब इसमें क्या है कि हमारे पास समझ लें एक ये कंपोनेंट है हमारा उसका ऑर्डर प्लेस का, किसी शॉपिंग मॉल जो सी एप्लीकेशन उसके वाले से, और दूसरा हमारे पास ये समझ लें ऐड टू कार्ट का, और ये है हमारे पास उसका चेकआउट का। तो ये अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें ये देखें ऐड टू कार्ट वो करेगा तो वो फिर बाद में चेकआउट कर सकता है उसको, और बाद में जब हमने उसको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो हमने इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो फिर इसलिए हमारे पास ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इस पे डिपेंडेंट है, और इसकी जो इंटरेक्शन है इन दोनों के साथ मिलके, तो ये सारी डिपेंडेंसी होती है, और हर एक कंपोनेंट की जो अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है हम उसको बयान करते हैं। अगर हम इसके की पॉइंट्स में देखें तो की पॉइंट्स में हमारे पास कंपोनेंट की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो आती है कि हर कंपोनेंट की जो उसकी जिम्मेदारी होती हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसकी खसूसियात होती हैं, हम उसको बयान करते हैं। और इंटरफेस जो डिज़ाइन होता है हम उसको देखते हैं कि कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है ना, हम उसके लिए जो इंटरफेस होते हैं ना उसको डिज़ाइन करते हैं। मसलन कि उसके जो मेथड्स हैं या पैरामीटर्स हैं और जो रिटर्न टाइप्स डिफाइन होंगी ना, हम उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंटरनल ऑपरेशन के लिए जो हम अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो क्या होगा। फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे कि हर कंपोनेंट की जो फंक्शनल एल्गोरिथम्स होते हैं ना हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो एफिशिएंटली काम करें। तो इसमें अगर हम देखें कि किसी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल दी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसमें यह है कि हमने एक रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल दी है जिसमें हमारे पास यूज़र जो है वो एक कंपोनेंट हो सकता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। फिर एक बुक कैटलॉग मैनेजमेंट है और एक बोर्डिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास रिजर्वेशन मैनेजमेंट है, फिर नोटिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमारा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अगर हम इसकी अगर डिटेल देखें तो यूज़र मैनेजमेंट में हमारे पास जो अकाउंट होता है उसकी क्रिएशन होगी, उसका लॉग इन और लॉग आउट जो सा अकाउंट होगा वो उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए हम इसमें इस कंपोनेंट की फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करेंगे। फिर बुक कैटलॉग में हमारे पास लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उसके जो कैटलॉग होते हैं हमने उसको मैनेज करना है कि बुक को ऐड करना है, उसमें अपडेट करनी है, उसमें कोई सर्चिंग करनी है या बुक हमने रिमूव करनी है। फिर बोर्डिंग मैनेजमेंट में हमारे पास बुक जो है वो हमने उधार लेनी है, जो उसको हमने लौटाना है, तो वो किस सिस्टम के तहत होगा हम उसका जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन करेंगे। फिर हमारे पास जो इसके जो फर्दर फंक्शन आ जाते हैं उसमें ये है कि हमारे पास रिजर्वेशन मैनेजमेंट होती है जिसमें यूज़र को हम चेकआउट बुक्स या रिज़र्व करने की इजाज़त देते हैं। उसके फंक्शन में देखें कि हमने बुक को कैंसिल करना है या उसको रिज़र्व करना है या जो उस बुक को हमने ज़ख़ीरा करना है, और जब बुक अवेलेबल हो तो हमने उसको नोटिफाई करना है। फिर नोटिफिकेशन सिस्टम है कि जब हमारे पास यूज़र को हम एक अलर्ट जारी करेंगे जिसमें हमें पास दिखाया जाएगा कि ये बुक हमने अलॉट कर ली है या हमने ये बोरो कर लिया बुक। तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। अब एक तो हमारी होगी फंक्शनैलिटीज़। तो अगर हम इसकी इंटरेक्शन देखें इस एग्जांपल की, तो इसमें हम देखते हैं कि यूज़र जो रजिस्ट्रेशन करता है अपनी उसमें लॉगिन पासवर्ड करता है। इंटरेक्शन क्या है कि यूज़र उसका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट में वो ये आएगा कि या तो उसका वो अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा या उसको बनाना पड़ेगा, तो वो एक ऑथेंटिक स्टेट में आ जाएगा कि उसने अपना पासवर्ड भी लगाना उसके अंदर। तो एक ये यूज़र रजिस्ट्रेशन में आ जाती है, इसकी इंटरेक्शन आ जाती है। फिर सर्च करना है उसने और बुक को बारो करना है कि यूज़र जो है बुक कैटलॉग मैनेजमेंट कंपोनेंट का एक यूज़ करके बुक को सर्च करता है उसके सर्च बार से, तो वो बुक को वहाँ से बारो करता है कि अगर बुक को इशू करने का जो प्रोसेस होता है ना उसको भी साथ हैंडल करता है। और रिटर्निंग बुक में उसका आ जाता है कि अगर उसने बुक उधार लिया तो उसने किस प्रोसेस के तहत, इंटरेक्शन के तहत उसने बुक को उधार करना है। रिजर्वेशन मैनेजमेंट में देखें हम तो इसमें अगर कोई बुक ऑलरेडी चेकआउट हो तो वो रिजर्वेशन मैनेजमेंट कंपोनेंट उस बुक को यूज़र के लिए रिजर्व कर लेता है कि वो उसको ज़ख़ीरा कर लेगा बाद में उसको ऐड टू कार्ट करने के लिए या उसको परचेज़ करने के लिए। तो जब बुक रिटर्न होती है तो वो नोटिफिकेशन सिस्टम यूज़र को नोटिफाई करता है कि ये बुक हमारे पास अवेलेबल है। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो हमारा बेसिक इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस कहलाता है, हमने उसको डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो यूआई डिज़ाइन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का वो विजुअल या वो ग्राफिक्स जो होता है ना रिप्रेजेंटेशन,
उसको हमने कैसे दिखाना है यूज़र को, तो उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। इसका जो फोकस होता है वो सिस्टम की जो यूजेबिलिटी होती है, उसकी खूबसूरती होती है, और जो ओवरऑल जो यूज़र का एक्सपीरियंस होता है ना उस पर होता है। तो एक जो अच्छा यूआई होता है ना डिज़ाइन, उसको हमने सिंपल रखना होता है, और उसको हमने यूज़र फ्रेंडली और एक्सेसिबल रखना होता है कि वो इजीली यूज़र उससे इंटरेक्ट हो सके। तो इसके अगर हम की एक्टिविटीज़ में देखें तो वायर फ्रेमिंग आ जाती है कि यूआई के जो बेसिक लेआउट होता है ना हमने उसको बनाना होता है, और उसके स्ट्रक्चर को हमने विजुलाइज करवाना होता है। फिर प्रोटोटाइपिंग होती है कि इंटरएक्टिव जो प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं, जो एक डेमो वर्जन की तरह होता है कि उसमें हम बता सकें कि हमने इस तरह का इंटरफेस बनाना है कि ये यूज़र के लिए या कस्टमर के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं। फिर विजुअल डिज़ाइन किस तरह के यूआई का जो लुक और डिज़ाइन होता है ना, उसमें हमने कलर, फॉन्ट्स और डिज़ाइन आइकॉन्स को ना हमने इंक्लूड करना होता है। और जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है कि रियल यूज़र के साथ हमने ना टेस्टिंग करनी होती है, ताकि यूआई में कोई अगर इशू आ जाए तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। एक्सेसिबिलिटी में देखें तो यूआई की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं ना, ये तो वो जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग मतलब कि उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने इतनी आसानी पैदा करनी होती है कि वो सबके लिए ना एक्सेसिबल हो। तो इसके लिए हम WCAG मतलब कि वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को हम मुतारिफ़ करवाते हैं कि इन रूल्स के तहत, गाइडलाइंस के तहत हमने यूज़र का जो इंटरफेस है वो बनाना है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास है यूज़र इंटरफेस फॉर द चेकआउट प्रोसेस। तो इसमें ये कि एक हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट के चेकआउट प्रोसेस के लिए यूआई डिज़ाइन होता है। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना होता है कि चेकआउट प्रोसेस में यूज़र अपनी जो शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, इस यूआई डिज़ाइन में फॉलोइंग जो से ना वो एलिमेंट्स हैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि हेडर है उसका, ये ऑर्डर समरी सेक्शन है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास जो हेडर है इसमें आ जाता है कि वेबसाइट का जो लोगो और नेविगेशन लिंक्स होते हैं ना उसको हम शामिल करते हैं, ताकि कहीं भी नेविगेशन हम कर सकें। नेविगेशन के हम मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, उसकी जो सारी लेयर्स हैं उसकी वेबसाइट के हम उसको यूज़ कर सकें। फिर ऑर्डर समरी सेक्शन होता है कि इस सेक्शन में हम शॉपिंग कार्ट का हम ओवरव्यू देते हैं कि आइटम्स को हमने कार्ट में कैसे रखना है, उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल प्राइस क्या होगी, ऐसी चीज़ें। फिर शॉपिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है कि ये फॉर्म यूज़र से नेम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस मैनेज करता है, ताकि डिलीवरी प्रोसेस को हम स्मूथली पॉसिबल कर सकें। फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है कि क्रेडिट कार्ड या दूसरी पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, कि ऑप्शन होता है कि बिलिंग एड्रेस का जो इनपुट फील्ड होती है उसके अंदर के उसमें हमने कैसे पेमेंट करनी है, ये क्या तरीका अपनाना है। और सबमिट बटन होता है कि एक जो जब हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर देना तो हमने उसके लिए एक सबमिट बटन रखना होता है, जिससे वो हमारा सबमिट हो जाता है कि ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये सारा हमारा आ जाता है इसके अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। थैंक यू।